कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर व्याख्यान संख्या जो आप लोगों के लिए हमने 23 रखी है, 24 रखी है, इन व्याख्यानों में मैंने कोशिश करी है कि इस पूरे अध्याय को हम कंप्लीट करें। हमने अध्याय 1, 2, 3 है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया और चौथा अध्याय आज अंतिम रूप से कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये जो वीडियो आप लोगों के सामने जो अपलोड होगा उस समय तक हम चौथा अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त मैंने 22वां और 24वां चैप्टर भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। आप लोगों ने बड़े ही रुझान के साथ में ये सिद्ध किया है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इसी कोशिश में हैं और इस बीच में आज का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम बहुभ्रूणता जो शब्द कल हमने लिया था, कल जो टॉपिक अपन ने बहुभ्रूणता की करी थी वो क्या है या उसके कितने भ्रूणता के प्रकार हमको पढ़ना है। बहुभ्रूणता के प्रकार, बहुभ्रूणता के कितने प्रकार हैं इनको हमें समझना है। आज का इस टॉपिक के अंदर हम बहुभ्रूणता के प्रकारों का वर्णन करेंगे। हाँ, हालांकि ये क्लास आज की छोटी होगी, उसका रीज़न यही है क्योंकि अब कंटेंट उतना बचा हुआ नहीं है और उसके बाद में हम जब 5वां चैप्टर चालू करेंगे वो एक नए व्याख्यान से चालू करेंगे। तो चलिए अभी हम आज के बहुभ्रूणता के बारे में बात करें। बहुभ्रूणता के प्रकार के अंदर बात करें तो कुछ पहला अगर बात करेंगे तो क्या होगा, विदलन बहुभ्रूणता। देखिए दोस्तों, विदलन बहुभ्रूणता का क्या मतलब है। हम बात करते हैं जब क्लीवेज या विदलन की बात करते हैं तो कोई चीज़ एक जैसे कल्पना कीजिए कि आपने कभी प्याज काटा है तो एक कट लगाया, 2 कट लगाया, 3, 4, 5, फिर वापस ऐसे कट, फिर उसको इस तरह से काटना चालू किया। बताओ प्याज के कितने टुकड़े हुए? उस समय तक सैकड़ों टुकड़े हो गए। तो इसी प्रकार से विदलन होता है, लेकिन प्याज की आकृति में वृद्धि नहीं हुई है। ध्यान देना, प्याज की छोटे छोटे खंडों में वृद्धि हो गई लेकिन आकृति में वृद्धि नहीं हुई। बस उसी समय यूँ समझ लीजिए कि विदलन का अर्थ क्या हुआ, जब किसी कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं हो लेकिन वो कोशिका क्या करें, छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाए। ऐसी घटना को हम किस नाम से जानेंगे? विदलन के नाम से जानेंगे। इसका मूल उदाहरण यूलोफोर्बिया है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में? यूलोफोर्बिया है ना। इसमें क्या होगा तो भ्रूण का निर्माण विदलन कोशिका से प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए, मान लो एक कोशिका है, वो इस प्रकार से 2-4 टुकड़ों में टूटी, फिर इस प्रकार से टूटी और प्रत्येक कोशिका एक भ्रूण की तरह काम करने लग जाए। प्रत्येक कोशिका क्या करने लगे? एक भ्रूण के समान काम करने की, और उसका प्रारंभ किसमें हो जाए? भ्रूण के निर्माण में हो जाए। तो बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता के नाम से जानेंगे। इसे क्या बोलेंगे अपन? बहुभ्रूणता के नाम से जानेंगे। अब दूसरी क्या होता है कि जो युग्मक जनन जो क्रिया होती है, यानी जो युग्मनज जो बनते हैं उनमें क्या हो जाए? अनियमित वृद्धि हो जाए। दूसरी क्या हो जाए? युग्मनज का मतलब क्या हो गया? जाइगोट हो गया। क्या हो गया? जाइगोट हो गया। में क्या हो जाए? अनियमित वृद्धि हो जाए। अनियमित वृद्धि हो जाए। अनियमित वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जब किसी जाइगोट में असंख्य वृद्धि होकर प्रत्येक काम क्या करने लग जाए? एक भ्रूण का काम करने लग जाए। उससे क्या निर्माण होने लगे? प्रत्येक से क्या बनने लग जाए? भ्रूण बनने लग जाए। मेरी बात समझना, जब एक युग्मनज यानी कि जाइगोट अनियमित वृद्धि कर ले और अनियमित वृद्धि करने के बाद क्या करने? भ्रूण बनाने का काम करने लगे, हर एक कोशिका भ्रूण बनाने लग जाए, तो इस घटना को अपन क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपन कि जाइगोट की अनियमित वृद्धि। एक आता हमारे पास में प्राक भ्रूण में अतिवृद्धि। एक क्या आता है? प्राक भ्रूण में अतिवृद्धि। अतिवृद्धि। देखिए, प्राक भ्रूण में अतिवृद्धि का मतलब क्या है? तीसरा पॉइंट देखिए, जो प्रारंभिक भ्रूण अवस्था बनी है, जो प्रारंभिक भ्रूण अवस्था हमारे पास में बनी है, वो प्रारंभिक भ्रूण अवस्था क्या करने लग जाए? उसके अंदर विभाजन होने लग जाए। उसके अंदर क्या होने लगे? विभाजन होने लगे और एक तंतु के समान वो अतिवृद्धि के रूप में निकल जाए, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे उसे? प्राक भ्रूण अतिवृद्धि। क्या मतलब हुआ कि भ्रूण का जो भ्रूण बना हुआ है उसका क्या होगा? अतिवृद्धि का निर्माण होगा। क्या बनेगा? अतिवृद्धि होगी और प्रत्येक से क्या बनेगा? प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। आप जानते हैं जब भी बहुभ्रूणता होगी, ये कोई जरूरी नहीं कि वो बहुभ्रूणता से सभी जो भ्रूण है वो कंप्लीट हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी भ्रूण क्या हो? कंप्लीट हो। अब उनमें से
एक भ्रूण जीवित रहेगा, बाकी भ्रूण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन होता भी है, कभी कभी जीवित भी रहते हैं। तो ध्यान देना, प्राक भ्रूणता की अपन ने बात करी, ये प्राक भ्रूण हो गया। हमने इससे पहले किसकी बात करी, हमने पहले युग्मक जनन की बात करी और हमने विदलन की बात करी, 3 हो गया। अब चौथे प्रकार की भ्रूणता की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होगा, तंतुमय। कौन सा, तंतुमय भ्रूणता। तंतुमय भ्रूणता का मतलब क्या हो गया कि जो प्रारंभिक अवस्था में जो भ्रूण बने उनमें कुछ रेशे नुमा संरचना बनेगी। क्या बनेगी, रेशे की नुमा संरचना बनेगी, और प्रत्येक रेशे से क्या बन जाएगा, बोलो, भ्रूण बन जाएगा। रेशे नुमा संरचना के साथ में प्रत्येक रेशे से क्या बन जाएगा, एक नया भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, एक नई शाखा का निर्माण होगा। क्या कह सकते हैं अपन, एक शाखा का निर्माण होगा, और शाखा से क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। इसे अपन क्या बोलेंगे, तंतुमय भ्रूणता के नाम से जानेंगे। आप लोगों को विदलन भ्रूणता मैंने बताई, आप लोगों को मैंने युग्मनज के बारे में बात करी, युग्मनज की अनियमित वृद्धि की बात करी, प्राक भ्रूणता के अतिरिक्त वृद्धि की अपन ने बात करी, और तंतुमय भ्रूणता की अपन ने बात करी। अब क्या होता है, तो अंड कोशिका के सहायक कोशिका से एग्जाम्पल क्या है इसका, एस्ट्रोलोकिया। मेरी बात को समझना, जो हम लोगों ने भ्रूणता की बात करी है वहाँ पर आप लोगों को एक तो प्रतिध्रुवी कोशिका याद आती है, उसी के साथ साथ में एक कौन सी कोशिका आती है, सहायक कोशिका, अंड कोशिका के साथ में। तो इन कोशिकाओं में भी जब भ्रूण निर्माण की बात होने लगे, अरे ये वही है अपस्थानिक भ्रूणता, इससे पहले वाले टॉपिक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। तो इसलिए आप लोगों को बस क्या याद रखना है कि जब अंड कोशिका की जो सहायक कोशिकाएं हैं वो क्या करें, खुद एक भ्रूण का निर्माण करने लगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, बीजांड से एक से अधिक भ्रूण बनना। कैसी कंडीशन है, जब भ्रूण का निर्माण किसमें हो, बीजांड से हो रहा हो, लेकिन एक भ्रूण खुद ही, बीजांड जो है वो खुद ही एक से ज़्यादा क्या बना दे, भ्रूण बना दे, एक से ज़्यादा भ्रूण बना दे, तो ऐसी परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे, बीजांड में एक से अधिक भ्रूणता का निर्माण कहेंगे। हम अगर बात करें कि जो ये बहुभ्रूणता है इसका क्या उपयोगिता है, तो बहुभ्रूणता का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है, अगर देखा जाए तो जो कायिक संरचना है उनका अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका हूबहू मात्र कोशिकाओं के समान होता है, लिख दीजिए, हूबहू मात्र कोशिकाओं के समान होता है, तो मात्र पादप के समान के गुण दिखाने के लिए हम क्या इसको प्रकट करेंगे। उसके साथ साथ में जो पादप के गुण अच्छे हैं उनको संरक्षित रूप से आगे ले जाने के लिए इन गुणों का उपयोग करेंगे, है ना। इसलिए अपन बहुभ्रूणता को अपन अच्छा मानते हैं। लेकिन इसके बाद में एक टॉपिक बच जाता आपके पास में, और उस टॉपिक का नाम है कायिक जनन। क्या नाम है, बोलो, कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, जब किसी पादप के बाह्य भाग या किसी भी भाग से जड़, तना या पत्ती, किससे, जड़, तना या पत्ती से कोई मूल निकल जाए और उससे एक नया पादप उग जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे, बोलो, कायिक जनन बोलेंगे। कायिक जनन का पूरा व्याख्यान मैंने आप लोगों को अध्याय 1 में करवाया है, तो आप एक बार जाइए वहाँ पर, अध्याय 1 को अच्छे ढंग से पढ़िए। मैंने वहाँ पर पूरा एक एक शब्द क्लियर करवाया है। फिर भी कोई डिफिकल्टी अगर आती है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस करवा दूंगा। लेकिन मैंने कायिक जनन कराया है, वो का वही पढ़ना है, कोई अलग नहीं पढ़ना है। उसमें तने से होने वाला, जड़ से होने वाला, पत्ती से होने वाला, पत्ती के अंदर पत्थर चट्टा वाला आपके पास में आएगा, शाखा से हमने टीला बांधने वाली विधि हमने पढ़ी हुई थी, हमने कर्तक लगाया, हमने उसी प्रकार से खांच वाली विधि पढ़ी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और वो का वो वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इवन आपकी जो किताब है उसमें भी उन्होंने कह दिया कि अध्याय 1 को देखें, तो एक बार आप उसका अध्ययन कर लीजिए। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। कल एक नए टॉपिक के साथ में मिलूंगा, एक नए अध्याय के साथ में मिलूंगा। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।